ठीक है, तो हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे और सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने बाकी सब एक्सेलरेशन, वेलोसिटी ये सब से रिलेटेड कुछ कुछ कंसेप्ट्स देखे थे। ठीक है, अब उससे आगे है कि हमारे डायनेमिक्स, यानी कि अभी तक जो पढ़ रहे थे काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे, अब काइनेटिक्स का बारी है। यानी कि अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे उनके बारे में। ठीक है, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें जैसे हम लोग सिर्फ काइनेमेटिक्स के बारे में बात करते हैं, यानी कि सर्कुलर मोशन हो रहा है तो उसमें क्या क्या हो सकता है, यानी कि अगर इतना ओमेगा है तो कितने टाइम में कितना एंगल रोटेट करेगा, इस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो क्या करेगा। तो सब हम लोग डायरेक्टली, और जो अगर कांस्टेंट है तो तीनों फॉर्मूले हम लोग लगा के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमने पहले पढ़ा था उसी को सर्कुलर में यूज कर सकते हैं। पहले हमने उस सब पे बहुत टाइम दिया है तो इसमें अब तुम आराम से कर सकते हो, क्योंकि प्रोसेस सब कुछ सेम ही है, क्वेश्चन भी सेम टाइप का रहेगा, बस सर्कल में घूमता हुआ नजर आएगा। तो वही अब देखते हैं डायनेमिक्स या काइनेटिक्स बोलते हैं इसको। यानी कि इसमें बेसिकली जो होगा हमारा फोर्सेस की बात होती है। ठीक है, यानी कि हमने जो पढ़ा था पहले से कि अगर किसी एक कोई पार्टिकल है उस पे कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है, हम किसी स्पीड से उसको फेंक देते हैं तो सीधा सीधा एकदम सीधे रास्ते से चलता जाता है, उसमें कोई ना तो वेलोसिटी का चेंज आता है ना ही उसके डायरेक्शन का चेंज आता है। अगर पार्टिकल डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो जरूर उस पर हमको फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, यानी कि अगर हम देख रहे थे कि अगर किसी पार्टिकल को अगर हम यहाँ से फेंक रहे हैं तो हम इधर फेंके तो अगर हाइट पे है तो ऐसे नीचे आता है। नीचे क्यों आ रहा है, तो जब पार्टिकल आगे रास्ते में जा रहा था तो उस पे नीचे एक mg फोर्स लग रहा था, उसी वजह से डायरेक्शन चेंज होता है। हमेशा जो पार्टिकल है फाइनली वो उसी रास्ते उसी डायरेक्शन में जाना चाहता है जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है। यानी कि लास्ट में अंत में वो पार्टिकल वैसा ही मोशन करना चाहेगा जिधर उस पे फोर्स लग रहा है। तो सर्कुलर मोशन अगर हम लोग बात कर रहे थे तो अगर कोई एक पार्टिकल ऐसा सर्कुलर मोशन अगर कर रहा है अपने सेंटर के अबाउट ही, अगर कोई पार्टिकल है किसी स्पीड से ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो हमने देखा कि इसका कोई भी एक्सेलरेशन हो सकता है कि नेट एक्सेलरेशन इधर कहीं हो। इसके हम लोगों ने दो कंपोनेंट्स निकाले थे, एक टेंजेंशियल बोले और एक जो बोले थे वो रेडियल बोले थे। ठीक है, यानी कि हमने एक एक्सेलरेशन को दो पार्ट में तोड़ लिया है और हम इसमें यही दोनों पार्ट से ही रिलेट करके पढ़ेंगे, यानी कि टेंजेंशियल अलग रेडियल अलग, दोनों को अलग अलग कंसिडर करके ही हम लोग सॉल्व करेंगे। ऐसा करने से क्या होता है, हमारा थोड़ा काम आसान हो जाता है और कुछ नहीं, इसीलिए हम इसको अलग अलग करेंगे। ए टेंजेंशियल, तो ए टेंजेंशियल का अगर हम बात कर रहे हैं तो टेंजेंशियल हमने बोला था कि इट इज रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इससे रिलेटेड अगर फोर्स का बात करें और फोर्स टेंजेंशियल बोले तो हम उसको लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ टेंजेंशियल। वैसे ही रेडियल के लिए ए रेडियल हमेशा हमने बोला था कि ये एम भी स्क्वायर बाई आर आया था हमारे लिए, या फिर v को ओमेगा आर से हम रिप्लेस करेंगे तो इसको एम ओमेगा स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं। और इससे रिलेटेड अगर हम फोर्स लिखते हैं तो फोर्स रेडियल या इसी को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहेंगे और ये हो जाएगा एम बी स्क्वायर बाई, तो वहाँ पे हाँ ठीक है, बी स्क्वायर बाई आर ओमेगा स्क्वायर बाई आर। ये जो फोर्स है इसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये कोई एक्चुअल फोर्स नहीं है, मतलब एम बी स्क्वायर बाई आर कोई फोर्स नहीं है। एक्चुअली में वो क्या है कि डिफरेंट टाइप के फोर्सेस का वैल्यू है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक रस्सी बांध के एक पत्थर घुमा रहे होते
तो टेंशन का मैग्नीट्यूड इतना होता, जो टेंशन सेंटर की तरफ लग रहा होता उसका मैग्नीट्यूड इतना होता। तो ये सेंट्रिपिटल फोर्स अलग अलग फॉर्म में हमको दिख सकता है, जो कि हमेशा सेंटर की तरफ लग रहा होगा, इसलिए इसको सेंट्रिपिटल फोर्स बोलते हैं। कभी So, टेंशन सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, कभी फ्रिक्शन, कभी कोई। हाँ बोलो। अगर ये सेंटर की तरफ लगता है तो वो सेंटर में क्यों नहीं जाता? ये वेलोसिटी से परपेंडिकुलर है, तो हर पॉइंट पे वो क्या कर रहा है, डायरेक्शन को सिर्फ चेंज कर रहा है। ठीक है, इस वजह से वो उधर नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बोलें और वेलोसिटी है इसलिए वो, और अगर ये वेलोसिटी नहीं होता ये फोर्स लगेगा और हम ये वेलोसिटी को हटा दे, जीरो कर दें, तो सेंटर की तरफ जाने लगेगा। ठीक है, लेकिन हम वहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी या कोई एक फोर्स जो है टेंजेंट के अलोंग भी दे रहे हैं, या फिर किसी भी तरीके से उधर का वेलोसिटी कांस्टेंट रख रहे हैं, इसलिए ये जो सेंटर की तरफ नहीं जाए। लेकिन अगर हम उसका वेलोसिटी पे कोई फोर्स ना लगाएं तो ये ऑफ कोर्स जो है ऐसा पाथ टेबल यानी कि ऐसा करते हुए सेंटर की तरफ आना चाहेगा। ठीक है, जो टेंजेंशियल फोर्स है वो उसको नहीं आने देगा। अगर टेंजेंशियल फोर्स नहीं है, कांस्टेंट स्पीड भी है, तो स्पीड से वो बाहर जाना चाहता है। ध्यान से देखो कि अगर हम ये रेडियल फोर्स को हटा दें तो ये जो पार्टिकल है इधर जाएगा, सीधा चला जाएगा। लेकिन अगर ये अपना डायरेक्शन चेंज किया तो किसकी वजह से, इस फोर्स की वजह से। अगर हम इसका वेलोसिटी जो है कांस्टेंट ना रखें, ठीक है, यानी कि हम बोल रहे हैं कि वेलोसिटी जो है हम उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, कुछ भी नहीं लगा रहे हैं, तो वो क्या करेगा कि ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उससे डिपेंडेंट हमारा नेट एक्सेलरेशन इधर है। तो पार्टिकल का नेट एक्सेलरेशन इधर है तो हर समय इधर जाना चाहेगा। अगर हम ये टेंजेंशियल हटा दें, ऐसा कर दे कि वेलोसिटी भी ना रहे और ये भी नहीं रहे, तो हमेशा रेडियल की तरफ फोर्स लगेगा और उधर ही धीरे धीरे जाने लगेगा। लेकिन आइडियल केस में हम लोग मानते हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी है, किसी भी तरीके से हमने कांस्टेंट दे रखा है, यानी कि टेंजेंशियल जीरो है, जो भी फोर्स का डायरेक्शन है वो रेडियल की तरफ है, लेकिन पार्टिकल का वेलोसिटी है तो उसका स्पीड चेंज नहीं करेगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगा। ठीक है, तो इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ जो सेंट्रिपिटल फोर्स है वो बहुत हर अलग अलग केसेस में कुछ भी हो सकता है, कभी टेंशन, कभी फ्रिक्शन, कभी कुछ ऐसा आएगा। इस चीज को ध्यान रखना है। तो यहाँ से ए टेंजेंशियल में अल्फा आर अल्फा भी लिखे थे, ए टेंजेंशियल इजकल टू आर इंटू अल्फा, अल्फा आर जो भी लिखो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एम अल्फा आर भी, अल्फा के टर्म में। अल्फा हमने बोला था कि अल्फा जो है एंगुलर एक्सेलरेशन, तो अगर हम एक्सेलरेशन पता है तो हम फोर्सेस के बारे में जान सकते हैं। तो इसमें भी हम लोग वही काम करेंगे जो पहले से करते हैं। तो सिंपल सिंपल एग्जांपल से शुरू करते हैं कि कैसे क्या करना है। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ये सारे कुछ तुम लोग जानते हो कि जो फोर्स एक्ट कर रहा होगा तभी मोशन होगा, वगैरह वगैरह जो भी था, हम उस पे नहीं जा रहे हैं, डायरेक्टली हम लोग अपने एप्लीकेशंस पे आ रहे हैं। मान लेते हैं कि यहाँ कोई ब्लॉक है, रस्सी से अटैच्ड है, यहाँ पे हम पकड़ के इसको ऐसे राउंड राउंड घुमा रहे हैं। ठीक है, हॉरिजेंटल ही है, यानी कि हॉरिजेंटल टेबल पे है और ऐसा हम घुमा रहे हैं। लेट से कि इसका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है और 5 मीटर पर सेकेंड है, इतना कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है वो फिलहाल हम नहीं बोल रहे हैं कुछ, ये इतना कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, स्पीड से। इसका मास जो है वो 2 kg है, इसका लेंथ जो है वो 2 मीटर है। हमसे पूछ रहा है, अभी सोचो कि हम एक रस्सी में ऐसे स्टोन बांध के घुमाते हैं, सर के ऊपर मान लेते हैं घुमा रहे हैं, तो ऐसे ही घूमते रहता है,
रस्सी जो होगा वो टाइट होगा, रस्सी जो होगा वो टाइट होगा, और ये जो रस्सी में टेंशन होगा वही जो है यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। तो या तो हमसे पूछेगा कि टेंशन क्या है या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या एक्ट कर। तो यहाँ पे हमने क्या कहेंगे कि जो टेंशन है वो और कुछ नहीं बल्कि सेंट्रीपिटल फोर्स है, और उसका वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, mv² यानी कि अगर लिखेंगे तो लिखेंगे 2 × 5 का स्क्वायर बाई 2 यानी कि 25 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है, टेंजेंशियल नहीं है तो हम उसके बारे में फिलहाल कोई चिंता कर नहीं रहे, यानी कि इन सब चीजों को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, शायद पहले बोले थे हम। तो यहाँ पे अगर हमसे बोला जाता है कि इसमें टेंशन ये बताओ कितना है, तो टेंशन को डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, यानी कि उसका वैल्यू जो होना चाहिए mv²/r होना चाहिए। अगर ये स्पीड चेंज होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी चेंज होता रहेगा। इस फोर्स का डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी से परपेंडिकुलर है, इस वजह से ये इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकता है। जैसे हमने ऐसे भी देखा था, एक ब्लॉक है, इधर 10 मीटर पर सेकंड से फेंक देते थे, नीचे mg, ऊपर नॉर्मल, ऐसा लग रहा होता हो। ठीक है, तो ये mg नॉर्मल अगर इक्वल ना भी रहे तब भी ये जो mg और नॉर्मल है ये इसका स्पीड चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, भले ही उसका डायरेक्शन चेंज कर दे। ठीक है, क्योंकि जो फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है वो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगा, स्पीड चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, ये जो है v वेलोसिटी से घूम रहा है। समझो कि एक गोल, जैसे मौत का कुआं होता है, उसमें बीच में जो है क्या बोलते हैं, मोटरसाइकिल चलाते रहते हैं, कार चलाते रहते हैं, वैसा ही एक ऐसा सर्कुलर है जिसका रेडियस कुछ r है, इसका मास m है। तो ये जो है राउंड राउंड घूम रहा है v स्पीड से। ठीक है, स्मूथ है, वर्टिकल सर्कुलर ग्रूव है। ठीक है, उसमें एक m मास का पार्टिकल v स्पीड से घूम रहा है। तो इसमें सबसे पहले बताओ कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है। नॉर्मल। ठीक है, हमेशा देखोगे तो ये जो सरफेस है नॉर्मल, हमेशा अगर यहाँ पार्टिकल आएगा तो सेंटर की तरफ, हर समय ये जो नॉर्मल है सेंटर की तरफ लगता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं नॉर्मल जो होगा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, mv²/r, फिर से वही लिखेंगे। हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स तो सेंटर की तरफ लगता है, तो उसे दीवार पे कौन पकड़ के रखा फिर? वाल जो है नॉर्मल लगा रहा है इस पे, ठीक है, उस नॉर्मल को हम बोल रहे हैं इधर लग रहा है। जब ये जा रहा है, चल रहा है, तो ये वाल को पीछे प्रेस कर रहा है या नहीं, तभी तो नॉर्मल लग रहा है। न्यूटन Yes. थर्ड लॉ की बात मानो तो ये जैसे जा रहा है उस पे प्रेस कर रहा होगा। ठीक है, यानी कि एक्चुअली में क्या हो रहा है, वेलोसिटी से उसको प्रेस करते हुए जा रहा है, उस प्रेसिंग के वजह से नॉर्मल फोर्स लग रहा है। अगर हम वहां पे उस ग्रूव को कहीं काट दे तो क्या होगा, वो सीधा सीधा निकल जाएगा, बाहर की तरफ भाग जाएगा, बोलो। Yes.
ठीक है, यानी कि अगर हम किसी भी पोजीशन पे अगर हम उस ग्रूव को कट कर देते हैं, यानी कि तो जो है वाल को प्रेस कर रहे हो बाहर भग जाएगा। इस पे एक और नॉर्मल लग रहा होगा, ठीक है, ये नीचे वाला सरफेस लगा रहा होगा जिसको हम ऊपर से एंडेस लिख देते हैं, ये कितना लग रहा होगा बोलो? mg। mg। ठीक है, यानी कि यहाँ जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसको बोल दो, फिगर थोड़ा 3D में है। कैसे बने यहाँ पे? ठीक है, ऐसे समझो, वही मौत का कुआं वाला ही सीन है। बाइक जो है चल रहा है सर्कुलर में चलते जाता है, नहीं गिर रहा है, स्पीड कर रहा है और तेजी से घूमता है लेकिन गिरता नहीं, नीचे की तरफ नहीं गिरता है। लेकिन वो अपना बाइक को रोक दे तो वहीं गिर जाएगा, वहां पे वो राउंड राउंड नहीं घूम पाएगा। ऐसा क्यों होता है? या स्पीड कम कर दे तब भी नीचे जाने लगेगा, स्पीड ज्यादा करता है तो ऊपर जाने लगेगा, वो सब चीज देखेंगे हम लोग बाद में। फिलहाल वैसा ही सिचुएशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन? अगर किसी को डाउट है तो बोलो। सर वो क्लियर नहीं हो पाया। कौन सा? तो वो जो दीवार से जो अटैच्ड है, सर वो कैसे? देखो, फिलहाल इस केस में हमने तो यही कहा है कि ये जो है सरफेस पे है, मूव यस कर सर। रहा है आगे की तरफ, ठीक है। तो ये सेंटर की तरफ तभी नहीं मूव करेगा क्योंकि स्पीड है तो बाहर भागना चाह रहा है, और बाहर नहीं भागने कौन दे रहा है? तो ये नॉर्मल, ठीक है, नहीं ये नॉर्मल जो है सेंट्रिपिटल फोर्स हो गया। क्लियर है? यस। ठीक है, तो इसी वेलोसिटी की वजह से वो चिपका हुआ है। फील कर पा रहे हो? ये सामने है, दिखा नहीं सकते हैं। जैसे खुद ही समझो कि एक अगर गोला ही मान लो कि तालाब है, कुछ भी है, मतलब कुआं है, उसमें अगर कोई भी जैकी चैन ही है, दौड़ दौड़ के गोला गोला घूम रहा है, ठीक है, तो अगर उसके पास स्पीड नहीं होता तो आगे यानी कि दीवार तोड़ के बाहर जाना चाहिए था, स्पीड अगर है तो। लेकिन वो आगे नहीं जा पा रहा है, वो राउंड घूम जा रहा है, तो क्यों घूम रहा है? तो नॉर्मल फोर्स की वजह से, इसी वजह से वो चिपका हुआ है। और बाइक वाले केस में जो है, जो हम बाइक वाला करते हैं तो थोड़ा ऊपर भी चला जाता है, सब नीचे भी जाता है, तो वहां पे क्या होता है, फ्रिक्शन भी है। हम यहाँ कोई फ्रिक्शन अभी एज्यूम नहीं किए हैं, ठीक है, यानी कि अभी स्मूथ सरफेस है, सब कुछ स्मूथली चल रहा है। क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, जैसे कि इसी चीज को और थोड़ा समझने के लिए एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि सोचो कि एक ऐसा राउंड टेबल है, ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया, ये टेबल है, ठीक है। यहाँ पे एज पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, लेट से ये ब्लॉक है, ठीक है, m मास है इसका, इसका डिस्टेंस यहाँ से कुछ l मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। बोल रहा है कि ये जो टेबल है ऐसे ओमेगा से घूम रहा है। अब खुद फील करके बोलो कि अगर ये टेबल ओमेगा से घूम रहा है तो ये ब्लॉक किधर भागेगा? ब्लॉक से पीछे जाएगा। यानी कि वो बाहर की तरफ इधर भागना चाहेगा, यानी कि वो टेबल से गिर जाना चाहेगा। बात समझ आ रहा है? बोलो। यस सर। सकता था यस। सर। हाँ। सर ऐसा भी तो हो क्या? सकता था, जब वो सर उस सर्कल में घूम रहा है ना, तो सर वो पीछे भी तो जा सकता था। हाँ, किधर से? सर वो तो सर जैसे टेबल है सर, वो तो सर्कुलर वे में घूम रहा, तो अगर सर वो राइट वर्ड में घूम रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगा ना ब्लॉक। हाँ,
तो ये इधर जाके ऐसे बाहर की तरफ चला जाएगा, यस सर। आगे साथ साथ जाएगा, फिर वो बाहर की तरफ फेंकाएगा या फिर अंदर सेंटर की तरफ जाएगा? बाहर। बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो आराम से चला जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर हम इसको फ्रिक्शन बोल दे कि फ्रिक्शन है म्यू, यानी कि म्यू है, फ्रिक्शन है और स्टैटिक है, यानी कि मूव नहीं कर रहा है, तो अगर ये टेबल घूम रहा है तो क्या साथ साथ वो भी ओमेगा से घूमेगा? बोलो, यस सर। बात समझ आ रहा है? अगर फ्रिक्शन नहीं था या कम था, हम ओमेगा से घुमा रहे हैं तो बाहर की तरफ फेंका जाएगा, फैला रहा है। लेकिन अगर वो नहीं फेंका रहेगा, फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन अगर है तो उसको रोक के रख रहा है, वो अब बाहर नहीं जा पा रहा है, बाहर वो थ्रो नहीं हो पा रहा है, तो उसको कौन रोक के रख रहा है यहाँ पे? फ्रिक्शन। यस सर। ठीक है, तो वही अगर हमें पूछे कि फाइंड फ्रिक्शन so that block remains in its position, ठीक है, वो जहाँ पोजीशन है वहां पे हमें रहे, ठीक है, मूव ना करे, तो फ्रिक्शन कितना होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है तो हम उसको म्यू एम जी कह सकते हैं क्या? नो सर। नहीं कहेंगे, तो फ्रिक्शन कितना होगा यहाँ पे, कितना एक्ट कर रहा होगा? सर सेंट्रीपिटल ठीक है, mv स्क्वायर है। एट दिस, हाँ, एट दिस मोमेंट अगर हम देखें तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर सेंटर की तरफ लग रहा होगा, क्योंकि वो बाहर जाना चाह रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लग रहा है? सेंटर की तरफ, यानी कि ये जो फ्रिक्शन है वो उसको बाहर जाने से रोक रहा है, यानी कि ये जो है सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, जिसका वैल्यू कितना होगा? एम वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ पे ओमेगा दे रखा है तो एम ओमेगा स्क्वायर एल लिख देंगे। ऐसा ही सिचुएशन ऊपर दोनों केसेस में भी है, अगर सोचो तो। क्लियर है ये? बोलो। यस सर। ठीक, अब जैसे अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ से एक स्प्रिंग हॉरिजेंटल टेबल पे ही रखा हुआ है, ये सब कुछ हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल टेबल पे है, कोई बड़ा सा टेबल है, उसी पे ये सिस्टम रखा हुआ है, और हम इसको ऐसे अब घुमा दें, 8 से ओमेगा से हम इस फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे, तो घुमाएंगे तो ये ऐसे सर्कुलर मोशन कुछ करेगा। क्लियर है? तो इसका एक्सटेंशन k है, ये मास m है, तो इसमें पूछ रहा है कि फाइंड एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। हो क्या रहा है उसको पहले सोचो फिर बताना। आंसर हम्म, सर रेडियस क्या? रेडियस फिलहाल नेचुरल लेंथ एल मान लो। ये सर हाँ, सर m ओमेगा स्क्वायर l by k। थोड़ा सा और सोचो। सर m ओमेगा स्क्वायर l by k। थोड़ा सा मिसिंग है तुम लोग का। सर आ रहा सर।
सिचुएशन क्या है, जब ये गोल गोल घूमना शुरू करेगा तो इतना ही लेंथ में तो नहीं होगा, मान लेते हैं इधर माइनस कहीं एल भी होगा क्या? माइनस एल नहीं, ये एक्स एक्सटेंशन होके क्या इतने के रेडियस में ये घूमने लगेगा? सर आ गया सर, एम एम ओमेगा स्क्वायर एल बाई एम यू ओमेगा स्क्वायर के माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ऐसा ही कुछ आएगा। देखो अब ऐसा घूमने लगा, इस सिचुएशन में जो है इस पे अब इधर की तरफ जो फोर्स लग रहा है के एक्स, ये जो है वो किसके बराबर होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लगेंगे? एम ओमेगा स्क्वायर, रेडियस अब कितना हो गया? एल प्लस एल प्लस एक्स। एक्स। ठीक है, तो हमको एक्स फाइंड करना है, तो x ध्यान से देखो तो हमको दिख रहा है एम ओमेगा स्क्वायर एल बाई के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, हम फाइंड क्या कर रहे हो बाद की बात है, सिचुएशन क्या हो रहा है वो समझना जरूरी है। यानी कि राउंड जब घूमना शुरू होगा तो पीछे की तरफ भागेगा, कब तक भागेगा? जब तक कि स्प्रिंग का फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस ना कर ले। जब बैलेंस हो जाएगा तो उतना ही एक्सटेंशन होगा। हम अगर स्पीड और बढ़ाएंगे तो और एक्सटेंशन होगा, स्पीड घटाएंगे तो एक्सटेंशन कम होगा। क्लियर है? यस। कोनिकल पेंडुलम का केस है। ठीक है, ठीक है, इसको जो है हम ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं। ठीक है, बात समझ आ रहा है? यानी कि इस एक्सिस के अबाउट एक गोल गोल घूम रहा है, इसका मास m है। क्वेश्चन कुछ कुछ समझ आ रहा है? यस ठीक सर। है, यानी कि एक रस्सी को पकड़ के हम हॉरिजेंटली ऐसे घुमा रहे हैं तो एक कोन बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, कोन बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि एंगल थीटा फॉर्म करके गोल गोल ऐसे घूम रहा है, इसके अबाउट में ऐसा गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, एक पेंडुलम पढ़े होगे तुम लोग ऐसा कि ये ऐसे जाता है और ऐसे आता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। ये कोनिकल है, यानी कि हम इसको गोल गोल घुमा रहे हैं। ठीक है, यानी कि समझो कि एक रस्सी से बॉब बंधा हुआ है और उसको ऐसे गोल गोल घुमाएंगे तो एक कोन बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ये जो लेंथ है यानी कि इसका लेंथ एल है, इसका ये जो सेंटर से हाइट है ये एच, एच ले लेंगे या एल है तो सब कुछ है। ठीक है, हमको इसमें फाइंड क्या करना है कि फाइंड ओमेगा, यानी कि किस एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, और सेकेंड टेंशन इन स्ट्रिंग। ठीक है, ध्यान से देखो, सोचो और समझो क्या हो रहा है। सर टेंशन किसके टर्म में देना? जो गिवन है उसी के टर्म में दोगे।
मास जी एल थीटा टेंशन ये सब कुछ mg कुछ by रहना cos theta. ठीक है। देखो ध्यान से कि अगर ये थीटा है तो इसमें हम लोग यहाँ पे अगर थीटा लेंगे, ये हमारा टेंशन हुआ तो इधर क्या आएगा टी कॉस, और इधर की तरफ आएगा टी साइन थीटा। ठीक है, इधर लिख रहे हैं इसको टी साइन थीटा। mg का अगर लिखेंगे तो इधर रहेगा mg। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो टी कॉस थीटा जो है mg के बराबर होगा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है तो ये फोर्सेस बैलेंस होंगे। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि t इजकल टू mg बाई कॉस थीटा। ठीक है, l है, ये h दे रखा है तो हम कॉस थीटा को LH के टर्म में लिख सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। खैर हम इतना लिख के छोड़ रहे हैं mg बाई कॉस थीटा। ठीक है, अब है हमको वेलोसिटी फाइंड करना। तो यहाँ देखो ध्यान से कि सेंटर की तरफ कौन सा सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो हमेशा एक फोर्स सेंटर की तरफ होगा ही होगा। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये वाला जो फोर्स है ये हमारा सेंटर की तरफ लग रहा है, यानी कि टी साइन थीटा जो होगा यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है यानी कि किसके बराबर होगा, तो एम ओमेगा स्क्वायर आर। आर कैसे लिखेंगे, तो लेंथ एल है, ये अगर आर अगर ध्यान से देखो तो आर जो दिख रहा है हमको एल साइन थीटा दिख रहा है सबको। Yes. ठीक है, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं सिंस आर इजकल टू एल साइन थीटा। ट्रेंगल अगर फॉर्म करता हुआ दिख रहा है तो देखो परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला एंगल दिख रहा है हमको। तो यहाँ से साइन थीटा से साइन थीटा गया, टी बराबर एम जी बाई कॉस थीटा है, तो हमको यहाँ से ओमेगा पता चल जाएगा इजकल टू एम ओमेगा स्क्वायर, एम से एम गया तो ओमेगा इजकल टू अंडर रूट जी बाई कॉस थीटा। ठीक है, So L right. क्या, अच्छा एल रहेगा। ये मान लेते हैं किसी गिवन कंडीशन पे थीटा एंगल फॉर्म करा है और ये ऐसा सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है। उस समय किसी गिवन टाइम पे इसका स्पीड v है। ठीक है, एट दिस मोमेंट फाइंड टेंशन। ठीक है, इस मोमेंट पे टेंशन इन स्ट्रिंग फाइंड करना है। आ गया। सर एक सेकंड
वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते थे। So velocity given. नहीं, उसको भी फाइंड करना है। ठीक है, एट दिस मोमेंट पहला, सेकेंड, बी भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ So पे बताओ velocity is gr by under root gr by cos theta. जीआर बाई कॉस थीटा, टेंशन टेंशन कितना आया? लेंथ So एल है, tension इसमें mg by cos theta. कंपोनेंट mg बाई कॉस थीटा नहीं। देखो यहाँ पे जो सर्कल का सेंटर है वो ये रहा, तो जो फोर्स टेंशन की तरफ लग रहा है सेंटर की तरफ, वो तो टेंशन है। ठीक है, mg है तो इसको टेंजेंशियल कौन प्रोवाइड करेगा? अगर हम टेंशन का कंपोनेंट लेते हैं इधर और इधर, तो ना तो सेंटर की तरफ रह रहा है ना टेंजेंट की लॉन्ग, तो हमेशा जो एक फोर्स जो होना चाहिए सेंटर की तरफ होना चाहिए। तो सेंटर की तरफ होने के लिए टेंशन पहले से है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी हमको थीटा दिख रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो, तो ये भी एंगल थीटा, फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल तो भी थीटा। यानी कि इसमें हम कंपोनेंट किसके लेंगे? तो mg का, तो इधर आएगा mg cos थीटा और इधर की तरफ हो जाएगा mg sin थीटा। ठीक है, तो ध्यान से देखो कि t इज माइनस mg हो रहा, mg cos थीटा जो हो रहा है वो सेंटर की तरफ है, तो ये जो होगा सेंट्रीपिटल फोर्स होगा यहाँ पे। ठीक है, चलो भी इसमें गिवन देते हैं। तो किसी को पता ही नहीं। एक मिनट इसको, ठीक है, भी गिवन रहेगा। सेंटर के अलोंग एक कंपोनेंट होना चाहिए। कोई सा भी सर्कुलर मोशन है तो हमेशा कोशिश करना है कि सेंटर की तरफ एक कंपोनेंट, एक टेंजेंट की तरफ। तो हम टेंशन का कंपोनेंट ऊपर वाले क्वेश्चन में इसलिए लिए हैं क्योंकि देखो हमारा सेंटर की तरफ अगर हम इसका कंपोनेंट ले रहे हैं तभी जाके इधर की तरफ सेंटर की तरफ एक कंपोनेंट आ रहा है, इसलिए टेंशन का लिए। लेकिन यहाँ पे हम टेंशन का लेंगे तो ना तो सेंटर की तरफ आएगा ना ही टेंजेंशियल के अलोंग आएगा, इसलिए हम mg का कंपोनेंट लिए हैं इस केस में। mg के दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक टेंजेंट के अलोंग यानी कि जो हमारा टेंजेंशियल है उसके अलोंग, और एक रेडियस के अलोंग यानी कि रेडियल के अलोंग। तो रेडियस के अलोंग जो नेट फोर्स हमको दिख रहा है वो t माइनस एम जी कॉस थीटा दिख रहा है, जो किसके बराबर होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि एम बी स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा। आर यानी लेंथ एल है, तो यहाँ से t जो होगा वो होगा एम जी कॉस थीटा प्लस एम बी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो हमेशा कैसा भी क्वेश्चन रहे हमेशा ये ध्यान रखना है कि एक फोर्स जो होगा वो सेंटर के अलोंग लगना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये मान लेते हैं कि एक हेमिस्फेरिकल बॉल है। इसमें एक पार्टिकल है जिसका मास m है, इसका रेडियस r है। ये यहाँ ओमेगा से घूम रहा है।
ठीक है, बोल रहा है कि ये जो है यहाँ पे एंगल अल्फा बनाए हुए है और यहाँ पे ऐसे रोटेट कर रहा है। ठीक है, जैसे कि बॉल में सोचो कि एक कटोरा है तुम्हारे पास, स्फेरिकल है, उसमें हम एक छोटा सा गोली रख दिए और उसको गोल गोल घुमाएंगे, तो गोल गोल घुमाएंगे तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा ऊपर जाके वैसा घूमना शुरू हो जाएगा। अगर हम रोटेशन छोड़ देंगे तो आके फिर से यहाँ पे बैठ जाएगा। ये बात समझ आ रहा है? ठीक है, अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि जब एंगल अल्फा बना रहा है वहां पे वो मजे में आराम से उस समय स्टेशनरी, मतलब कि क्या कहते हैं, मतलब अब ना ऊपर आ रहा है ना नीचे आ रहा है, वहां पे मतलब गोल गोल घूम रहा है, यानी कि इस कटोरे के साथ साथ तो भी घूम रहा है, स्मूथ सरफेस है, तो फाइंड ओमेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है कि एक बॉल है, बॉल जो है रोटेट कर रहा है, उसमें एक छोटा सा एम मास का कोई भी गोली था, वो रोटेट कर रहा है, तो जब अल्फा एंगल बना रहा है वर्टिकल से, उस समय जाके उसके साथ साथ तो रोटेट होना शुरू हो गया। तो इस कंडीशन के लिए ओमेगा का वैल्यू कितना होना चाहिए? फोर्सेस इस पे सबसे पहले देखना है, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, बताओ कौन कौन से। स्मूथ सरफेस से फ्रिक्शन का नाम नहीं लिए हैं तो बोलो कौन कौन से फोर्सेस हैं। सेंट्रीपिटल, नॉर्मल, वो तो बाद टेंशन। में लगाएंगे हम लोग, पहले कौन से एक्चुअली में कौन कौन से फोर्स लग रहा है। mg यस और इधर की तरफ नॉर्मल। हम बोले सेंट्रीपिटल फोर्स कोई एक्चुअल फोर्स नहीं है, और सिर्फ जो फोर्स उस पे एक्ट कर रहा है और सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है उसका वैल्यू है, यानी वही जो है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, नहीं कि mv²/r वैल्यू जो है वही प्रोवाइड करेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स हम उस फोर्स को बोल रहे हैं जो सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है, किसी भी फॉर्म में एक्ट करे। ठीक है, तो इसका जो सर्कुलर पार्ट है वो ये है और उसका सेंटर हमको ये दिख रहा है, यानी कि इसके लिए जो रेडियस होगा वो ये आर रेडियस होगा। आर अगर ध्यान ध्यान से देखो तो आर साइन हमको दिख रहा है, सबको दिखना चाहिए। ट्रेंगल बन रहा है और वो परपेंडिकुलर वाला साइड दिखा रहा है, तो इसलिए आर साइन अल्फा। किसी को इसमें दिक्कत कि हम स्मॉल आर को कैपिटल आर साइन अल्फा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये जो है ये हमारा रेडियस ही है, भले ही ऊपर ये भी रेडियस है, ये भी हमारा क्या है, रेडियस ही है। हेमिस्फीयर है, उसके सेंटर से कहीं भी ले जाएंगे वो रेडियस ही होगा, तो स्मॉल आर जो है आर साइन अल्फा हमको दिख रहा है। अभी तक जो भी इस पे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं सेंटर के अलोंग कोई भी हम नहीं दिखा है, सेंटर के अलोंग mg का कंपोनेंट नहीं आ सकता है, आएगा किसका, नॉर्मल का, तो हम उसी के दो कंपोनेंट करेंगे, एक इधर एक इधर। तो इधर आ रहा है n cos अल्फा और इधर हमको दिख रहा है n sin अल्फा। ठीक है, तो अब इसके बाद ऊपर से आ नहीं जा रहा है, तो n cos अल्फा किसके बराबर है, mg के। ये सवाल बहुत बार आएंगे ऐसे सवाल, तो इस बात को एकदम ध्यान से देख लो कि कैसे कंपोनेंट्स लेना है। अगर कंपोनेंट्स लिख लिए तो उसके बाद कुछ भी नहीं, या फिर ओमेगा के टर्म में लिखना हो तो m ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर। ठीक है, तो स्मॉल आर। अब यहाँ से हमको ओमेगा का वैल्यू फाइंड करना है, तो जैसे फाइंड करना है कर सकते हो। ठीक है, आर का वैल्यू पता है, एन फाइंड कर सकते हैं, या फिर रेशियो लेके हम एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे करो करने को कर सकते हैं। यहाँ से हमको ओमेगा का वैल्यू फाइंड करना है, निकल जाएगा। यस सर। ठीक है, स्मॉल आर का वैल्यू रख देंगे,
रेशियो ले लेंगे इन दोनों इक्वेशंस को, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं, तो n का वैल्यू कट जाएगा तो हमको कुछ वैल्यू मिलेगा। सबको क्लियर है? किसी बात में दिक्कत हो रहा है तो बोलो। हाँ, किसी को भी नहीं है? अंडर अ लोड ऑफ 50 kg, ठीक है। 50 kg का अगर हम उस पर लोड दे देते हैं तो टूट जाता है, तो बोलो कितने फोर्स से वो टूटता है? 500। ठीक है, 500 न्यूटन। नाउ हम उसी स्ट्रिंग को क्या कर रहे हैं कि ऐसा कोनिकल पेंडुलम में हम यूज कर ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम उससे एक मास अटैच कर दे रहे हैं 1 kg का, इसका लेंथ है, और इसको कोनिकल पेंडुलम है तो ऐसा ये राउंड राउंड घूम रहा होगा, ठीक है। ये ऐसा घूम रहा है। अब हमसे पूछ रहा है कि 1 kg का हम लग के, ये L जो है 10 मीटर है, मास 1 kg है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में हम इसको घुमा रहे हैं। पूछ रहा है कि फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ रिवोल्यूशन a string can make in 1 second सही, थीटा नहीं दिया हुआ। without breaking। एंगल थीटा, थीटा कुछ नहीं दिया है, कट जा रहा होगा कहीं। आ गया? सही।
मैक्सिमम टेंशन इस स्ट्रिंग जो सह सकता है वो 500 न्यूटन है। ठीक है, अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाकर सॉल्व कर रहे हैं तो टी साइन थीटा इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर आता है। आर जो है एल साइन थीटा है, तो साइन थीटा कट जा रहा है। अब इसी टेंशन को मैक्सिमम करना है तो ओमेगा जो होगा मैक्सिमम होगा। तो यहाँ से हमको ओमेगा मैक्स पता चल जाएगा कितना, तो 500 बाई मास, मास कितना है 1 kg इंटू लेंथ 10 मीटर, यानी कि 50। ओमेगा स्क्वायर आ रहा है 50। ठीक है, यानी कि ओमेगा मैक्स जो आ रहा है वो है √50 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है, रेडियन पर सेकेंड कहो फिर रिवोल्यूशन पर सेकेंड। इतना रेडियन पर सेकेंड आएगा ना, क्योंकि इसका यूनिट हम लोग रेडियन पर सेकेंड लेते हैं, तो रेडियन पर सेकेंड ही आएगा। रिवोल्यूशन में हमको फाइंड करना है, हमको पता क्या करना है कि कितना रिवोल्यूशन चाहिए। तो रिवोल्यूशन करने के लिए एक रिवोल्यूशन में 2 पाई में एक रिवोल्यूशन, तो √50 रेडियन में कितना हो जाएगा, तो 1/2 पाई इंटू √50 रिवोल्यूशन। 1 सेकंड का ही बात हो रहा है, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसे ऐसे सवाल रहेंगे। हमको हमेशा सेंटर की तरफ क्या करना है, एक कंपोनेंट हमेशा सेंटर के अलोंग होना चाहिए, हमेशा एक कंपोनेंट सेंटर के अलोंग होना चाहिए, और एक टेंजेंट के अलोंग, यानी कि टेंजेंशियल और एक रेडियल, दो कंपोनेंट लेके जो टेंजेंशियल होगा वो स्पीड बढ़ाने का काम करेगा, जो रेडियल होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है, कोई सा भी सर्कुलर मोशन हो। इसी क्वेश्चन में बोल सकता है कि ये जब गोल गोल घूम रहा था तो यहाँ पे जाके टूट गया, तो उसके बाद प्रोजेक्टाइल शो करेगा, आगे कितना रेंज होगा क्या होगा, क्वेश्चन इसमें हम बना सकते हैं कुछ भी क्लेट से, कि ऐसे ही इस मोमेंट पे जब घूम रहा था तो एक समय पे रस्सी टूट गया। रस्सी जब टूट जाएगा किसी भी पॉइंट पे, तो देखो जहां भी टूटेगा वहां से टेंजेंशियली बाहर जाएगा, वहां के बाद उसका जो हम प्रोजेक्टाइल मोशन में जो पढ़े थे उस चीज को यूज कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें ऐड करने के लिए हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं। इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट और है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का। ठीक है, कभी कभी पूछता है, इसलिए ऐसे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कर्वेचर। ठीक है, 100-300 क्वेश्चन करोगे तो 1-2 क्वेश्चन इसका मिलेगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जैसे हम जानते हैं कि अगर कोई भी एक कर्व है, तो कर्व जो है किसी न किसी एक सर्कुलर, मतलब अगर इतना पार्ट को ले तो हम इतने एक सर्कल का रेडियस हम मान सकते हैं। इस पार्ट को देखे तो ये एक ऐसा रेडियस, एक सर्कुलर पार्ट बन रहा है, उसका रेडियस हो सकता है। यहाँ पे इसको देखे तो ऐसा एक सर्कुलर पार्ट था, इसका रेडियस। तो वही एक कर्व है, लेकिन वो हम देख सकते हैं कि अलग अलग सर्कुलर पार्ट से मिलके बना हुआ है, ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं। तो किसी भी एक पार्टिकल पे, एक पोजीशन पे, किसी भी एक पोजीशन पे इस सर्कल का जो रेडियस होगा, उस समय हम उस रेडियस को बोलते हैं कि इस कर्वेचर का रेडियस है। ठीक है, यानी कि कोई भी कर्व पाथ ये एज्यूम हो सकता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल से बना हुआ है। जैसे यहाँ पे हम 4 सर्कल दिखाए,
ऐसे ही बहुत सारे सर्कल से मिलके ये कर्व बना हुआ है। तो हर एक पॉइंट पे उसका एक रेडियस होगा। हर एक पॉइंट पे जहाँ पे एक हम छोटा सा पार्ट सर्कुलर मान रहे हैं उस सर्कल का एक रेडियस होगा। उसी रेडियस को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी कि कर्व कैन बी एज्यूम्ड made of infinite number of circles and radius of circle at any point। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम रेडियस का बात कर रहे हैं इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यानी कि उस कर्व का रेडियस कहलाएगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। जैसे इस पॉइंट पे कहा जाएगा तो इसका रेडियस ये, इस पॉइंट पे इसका रेडियस ये, अलग अलग पॉइंट पे सबका अलग अलग रेडियस है। तो उसको हम फाइंड कैसे करेंगे? तो लेट से इस पे अगर कोई एक पार्टिकल मूव कर रहा है इस पोजीशन पे, इसका वेलोसिटी इधर v है, तो ये जो रेडियस आएगा यानी कि ये परपेंडिकुलर रेडियस है, तो ये रेडियस हम लोग लिखेंगे क्या, mv² बाई सेंट्रीपिटल फोर्स। क्यों? क्योंकि fc जो होता है mv² बाई r होता है उस पार्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो भी एक्ट कर रहा हो। सेंट्रीपिटल फोर्स को m इंटू एक्सेलरेशन इंटू टेंजेंशियल अगर लिख लें, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि इस पे कोई एक फोर्स एक्ट कर रहा हो किसी भी डायरेक्शन में, तो जो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो और कुछ नहीं बल्कि इट इज force perpendicular to velocity, component of force perpendicular to velocity, यही है जिसको हम एक परपेंडिकुलर से लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर समय पे हमको सेंट्रीपिटल नहीं पता होगा, नेट पता होगा। हो सकता है कि नेट इस पे फोर्स इधर लग रहा हो, तो फोर्स जो है एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा सेंटर की तरफ, तो उसको हम बोल रहे हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमको पता है तो हम एफ परपेंडिकुलर को मास इनटू एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि आर जो होगा एम कट जाएगा, v² बाई एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। ठीक है, फोर्स के टर्म में रहेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स mv² बराबर सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर एक्सेलरेशन के टर्म में लिख रहे हैं तो v² बाई एक्सेलरेशन का ओ कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होगा। ठीक है, इस पे भी एक दो क्वेश्चन करके देख लेंगे। इफ लेट से कि जो कर्व है इज गिवन बाय, ठीक है, y इजकल टू कोई फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अगर कर्व इस फंक्शन में मैथ के टर्म में दे रखा है तब क्या करेंगे? ठीक है, यानी कि कर्व गिवन होने का मतलब क्या है कि ये ट्रेजेक्टरी है। क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रोजेक्टाइल में पढ़े हैं कि जो पार्टिकल मूव करता है जिस कर्व के अलोंग उसको हम लोग ट्रेजेक्टरी बोल रहे हैं। तो वही यहाँ पे इस पार्टिकल का ट्रेजेक्टरी है, उस पाथ पे पार्टिकल मूव कर रहा है यानी कि उसका ट्रेजेक्टरी है। अगर ऐसा दे रखा है तो हम क्या ऐसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए फॉर्मूला है, कहाँ से आया कैसे आया उसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करना है, डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, dy बाई डी एक्स d2y बाई डी एक्स क्या है सब चीज तुम लोग जानते हो। तो अगर इक्वेशन दे रखा है तो इसे डायरेक्टली हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पे।
सिंपल से इतना समझो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, जो भी ट्रेजेक्टरी अगर पार्टिकल मूव कर रहा है उस समय पे उस ट्रेजेक्टरी पे जो परपेंडिकुलर रेडियस, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक सर्कल बन रहा है उसका रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, बस इतना सा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, एक प्रोजेक्टाइल है, इसको यू वेलोसिटी से एंगल थीटा पे फेंके तो ऐसा पाथ कुछ फॉलो किया होगा। हमसे पूछ रहा है फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट प्रोजेक्शन पॉइंट एंड सेकेंड एट हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, इन दो पॉइंट्स पे बताना है। पार्टिकल है जिसका मास m है। हो गया? सर एक सेकंड। हो गया। देखो एट द प्रोजेक्शन पॉइंट का बात कर रहे हैं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर क्या होता है, mv स्क्वायर बाई एफ परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। यहाँ पे अगर हम देखेंगे जब फेंक दिए तो जस्ट फेंकने के बाद इस पे mg फोर्स इधर लग रहा होगा, तो हमको वेलोसिटी से परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए यानी कि इधर की तरफ। तो ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ से ध्यान से देखो तो ये हमारा 90 माइनस थीटा आएगा, तो ये हमको फिर से थीटा दिख रहा है, तो इधर की तरफ क्या मिलेगा, mg cos थीटा। तो हम बस वही लिख रहे हैं क्योंकि उतना ही की जरूरत है। स्पीड कितना है, यू स्क्वायर बाई mg cos थीटा, mm गया यानी कि यू स्क्वायर बाई g cos थीटा। जी cos थीटा ध्यान से देखो तो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट जो हम बोल रहे थे वहां से भी वही आ रहा है, यू स्क्वायर बाई जी cos थीटा। ऐसे ही अगर हम हाईएस्ट पॉइंट का बात कर रहे हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो है इसके पास वेलोसिटी जो होता है सिर्फ हॉरिजेंटल होता है
और वो होता है u ऑफ cos थीटा, और एक्सेलरेशन इस पे सिंपली जो लगता है वो नीचे की तरफ g लग रहा होता है। तो सेकेंड पार्ट का अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलना चाहें तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, देखो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई g। क्लियर है? यानी कैसा भी पाथ दे तो ऐसे ही डिसाइड करना है कि किधर की तरफ क्या वेलोसिटी है क्या। सो हाँ सो उसके ट्रेजेक्टरी, इसका जो ट्रेजेक्टरी होता है सो y इज इक्वल टू x, सो उसमें इनिशियल में जीरो पे है ना प्रोजेक्शन पॉइंट पे, तो हाँ, तो प्रोजेक्शन पॉइंट 0,0 कोऑर्डिनेट देना पड़ेगा, फिर रेडियस फाइंड करो, वो लंबा जाएगा बिना वैल्यू के, क्यों उतना मेहनत कर रहे हो। ठीक है, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन दिख रहा है कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, उसमें पुट करेंगे, बहुत मेहनत है। ठीक है, चलो एक उसका भी क्वेश्चन कर ही लेते हैं। लेट से कि ट्रेजेक्टरी जो है y इक्वल टू ax स्क्वायर है, ठीक है, a कोई भी कांस्टेंट है। फाइंड, वही रेडियस ऑफ कर्वेचर हम आर लिख रहे हैं, एट x इक्वल टू 0। स्पीड जो है v है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, जो पार्टिकल है उसका मास m है, स्पीड v है, वो इस ट्रेजेक्टरी के अलोंग मूव कर रहा है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर x इक्वल टू 0 पे क्या होगा, x इक्वल टू 0 यानी कि y इक्वल टू भी 0। अब इसमें हमको कुछ यहाँ पे ध्यान रखो, ये जो होगा मॉड के अंदर रहता है, यानी कि हमको मैग्नीट्यूड से ही मतलब होता है। सो हम्म, 1 नहीं आंसर। r बराबर क्या है, 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, उसका रेज टू पावर 3 सो बाई 2 1/2 डिवाइडेड बाई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मॉड। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स रिक्वायर्ड है, तो dy बाई डी एक्स हम फाइंड कर ले रहे हो, कितना है 2ax। ठीक है, इसमें एट x इक्वल टू 0 अगर हम फाइंड करेंगे, एट x इक्वल टू 0, तो इसका वैल्यू dy बाई डी एक्स का हमको कितना मिल रहा है 0। सेकंड ये रिक्वायर्ड है, तो इसको हम फाइंड कर लिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि मिल रहा है 2, कहीं भी रखेंगे यही मिलना है। वैल्यू पुट कर दिए तो देखो 1/2 है आंसर। ठीक है, बाकी जो है पहला मेथड है वी स्क्वायर बाई ए परपेंडिकुलर, उससे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन दे रखा है, उसको टाइम के फॉर्मेट में करेंगे, लेकिन उससे लंबा जाएगा। ठीक है, जैसे सॉल्व करना है, जैसे इजी पड़े वैसे सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद है हम लोग का टर्निंग ऑफ बैंक, टर्निंग ऑफ रोड। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं कि रोड पे टर्निंग आता है तो वहां पे कैसे क्या इफेक्ट होंगे। सर्कुलर अगर रहेगा तो हम गाड़ी तेज घुमाते हैं या फिर कुछ भी होता है, तो क्या क्या इफेक्ट होंगे उसके बारे में शायद आज नहीं हो पाएगा, तो आज रहने देते हैं उसको। टर्निंग ऑफ रोड, देखो अगर टर्निंग पे हम तेजी से जाते हैं तो रोड के बाहर फेंक आ जाते हैं। ठीक है, नहीं वहां पे हमको एक स्पीड लिमिट से ही घूमना पड़ता है, उस लिमिट से ज्यादा होंगे तो बाहर की तरफ स्कीड हो जाएंगे, स्कीड हो जाता है कार गाड़ी जो भी रहेगा। तो हम लोग उसी के बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, टर्निंग ऑफ रोड, फिर बैंकिंग ऑफ रोड विथ फ्रिक्शन एंड विदाउट फ्रिक्शन। क्लियर है? सर सेंट्रीफ्यूगल सूडो फोर्स नहीं होगा? हाँ, सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल आएगा, वो भी आएगा वो भी। ठीक है, वो बाद में आएगा सब कुछ पढ़ने के बाद, उसका हम ज्यादा जरूर यूज नहीं करते हैं इसलिए। ठीक है,
सूडो फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो भी है, क्या है, बस मतलब एक तरीके से फोर्स दिखाने का, जहाँ नहीं दिखता है उसको दिखाने के लिए, और कुछ नहीं है। ठीक है, उसको देखेंगे लास्ट में हम लोग। अभी तो इसमें बैंकिंग ऑफ रोड बचा हुआ है, फिर साइकिल जो रेस करते हैं झुक जाते हैं वो सब क्यों होता है, फिर मौत का कुआं आना बाकी है, बहुत कुछ आना बाकी है अभी। ठीक है, उसके बाद अभी फिर वर्टिकल सर्कुलर मोशन चलेगा। अभी 3-4 क्लास लगेगा इसमें। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। बुकलेट से कहाँ क्या? से होमवर्क? अच्छा, होमवर्क मॉड्यूल में तो देखे नहीं है। ठीक है, एक बार देख के हम तुम लोग को मैसेज में कर देंगे, याद दिला देना एक बार। ठीक है, मैसेज कर देना। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही।